Hello and welcome to elective classes. My name is Sanjay Sinha and today I am going to discuss a very beautiful poem, Fire and Ice, which is written by Robert Frost. This poem has been taken from class 10 book First Flight. In this video, I am going to discuss about the poet, then I will give you the background of this poem. Then I will explain the poem line by line and then I will give you the central idea and the theme of this poem. And at the end, I will provide you poetic devices used in this poem. So let's get started. Let's discuss about the poet. Robert Frost एक अमेरिकन पोएट थे and he was born in 1874 in California, USA. Okay, he has written so many poems and there are some poems. यहाँ पे कुछ poems है जो कि उनका बहुत ही important poems है. Okay, the first one is The Road Not Taken, जिसे आपने क्लास 9 में जरूर से जरूर पढ़ा होगा. The Road Not Taken, right? After that you can see here ट्री एट माई विंडो. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है. मेंडिंग वॉल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है. एंड डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्लास 10 में भी आपको पढ़ना है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं. ओके, सो ये सब पोएम्स जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है. ही वाज बोर्न इन यूएसए. ही वाज एन अमेरिकन पोएट. ओके, एंड he is the only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry. See, he is the only poet जिनको आज तक जो है वो 4 Pulitzer Prizes मिल चुका है. And he died in 1963. So this was about the poet. Now let's discuss background of the poem. बैकग्राउंड समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि जो है आप पोएम को अच्छे से समझ सकें. बैकग्राउंड का मतलब कि पोएट जब इस पोएम को लिख रहे थे तो उस समय क्या क्या घटनाएं घट रही थी, समाज कैसा था. ठीक है, इससे हमें पोएम को समझने में मदद मिलता है. देखिए, दिस पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920 और आपको मालूम है कि 1920 से जस्ट पहले क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ, यू ऑलरेडी नो कि इट हैपेंड फ्रॉम जुलाई 1914 टू नवंबर 1918, यानी 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ. राइट, सो आप देख सकते हैं कि ये जब पोएम पब्लिश किया गया उसके जस्ट पहले जो है वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ. यानी कि पोएट जो है वर्ल्ड वॉर से जरूर प्रभावित हुए होंगे और उनके दिमाग में ऐसा आया होगा कि एक दिन जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगा. इसी तरह से लोग जो है अगर कहीं युद्ध करते रहे, और लोग युद्ध क्यों कर रहे हैं, why there was world war, because of greed and hatred. राइट, तो वही चीज को इस पोएम में वो सिंबलाइज करके बताते हैं कि एक दिन या तो दुनिया जो है वो फायर से खत्म हो जाएगा. फायर मीन्स, फायर को सिंबलाइज किया गया है डिजायर से, अनलिमिटेड डिजायर, और आप बोल सकते हैं ग्रीड या लस्ट. और आइस से, आइस को सिंबलाइज किया गया है हेट्रेड को, हेट को, कि दुनिया या तो अनलिमिटेड डिजायर, एक व्यक्ति के अनलिमिटेड डिजायर से खत्म हो जाएगा, या फिर ये दुनिया जो है वो हेट्रेड के कारण खत्म होगा. ठीक है, ये बहुत ही छोटा पोएम है, सिर्फ 9 लाइन है, इसमें 9 लाइन है, बट इट हैज पावरफुल रिफ्लेक्शन ओवर द एंड ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन ये बहुत अच्छे तरह से प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार से दुनिया जो है वो खत्म हो जाएगा. भले ही पोएम छोटा है लेकिन इस पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं काफी पावरफुल है और अच्छे तरीके से जो है वो इसमें प्रदर्शित किया गया है. ओके, और ऐसा माना जाता है कि ये जो पोएम है वो किससे इंस्पायर है, ये इंस्पायर है डेंटे एलिगरी, जो कि 12th सेंचुरी के इटालियन पोएट थे. उनका एक वर्क है इन्फेर्नो. ठीक है, तो इन्फेर्नो जो वर्क है डेंटे एलिगरी का, उसमें हेल यानी कि नर्क के बारे में बताया गया है. तो आप सोचिए कि पोएट के दिमाग में क्या चल रहा होगा. एक तो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन हुआ, तो उसके बारे में पोएट सोच रहे होंगे कि डिस्ट्रैक्शन किस प्रकार से हो रहा है, लालच के कारण हो रहा है, हेट के कारण हो रहा है. वही वो डेंटी एलिगरी के जो जो वर्क है इन्फेर्नो, उससे प्रभावित हुए कि इन्फेर्नो यानी हेल में, नर्क में क्या होता है. ठीक है, तो इसी से प्रभावित होकर के पोएट ने एक पोएम लिखा, फायर एंड आइस, यानी कि ये दुनिया या तो फायर से खत्म होगा या आइस से खत्म होगा. ठीक है, तो आई होप कि आपने जो है वो बैकग्राउंड समझा होगा. बैकग्राउंड समझना बहुत ही जरूरी है. ओके, सो बैकग्राउंड को समझिए, उसके बाद पोएम को हम लोग एनालाइज करेंगे ताकि जो है पोएम आसानी से समझ में आ जाए. ओके, इज इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन. सी, ये बहुत ही छोटा पोएम है, इसमें सिर्फ 2 स्टेंजा है. ओके, और टोटल जो है 9 लाइन्स है.
तो सिर्फ 9 लाइन है इसमें। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें क्या लिखा हुआ है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड है इसका आप दो मीनिंग निकाल सकते हैं, और फायर का भी यहाँ पे फायर का भी एक अलग मीनिंग है। ठीक है, फायर जो है वो सिंबलाइज करता है यहाँ पे एक्सट्रीम डिजायर को सिंबलाइज करता है, अनलिमिटेड डिजायर को सिंबलाइज करता है। वहीं वर्ल्ड का आप दो मीनिंग निकाल सकते हैं, एक तो हमारा जो वर्ल्ड अर्थ है जिसपे हम लोग रहते हैं, ये हमारा एक वर्ल्ड हो गया। दूसरा जो वर्ल्ड का मीनिंग आप निकाल सकते हैं वो है हमारा सेल्फ। सेल्फ वर्ल्ड जो है, सेल्फ वर्ल्ड मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए मेरा जो वर्ल्ड है उसमें क्या होगा, मैं इसमें मैं रहूंगा और मेरे फैमिली मेंबर्स रहेंगे। आपका जो वर्ल्ड है, पर्सनल वर्ल्ड है, उसमें क्या होगा, आप रहेंगे और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका और हमारा जो है वो क्या हो गया, सेल्फ वर्ल्ड हो गया। तो यहाँ पे पोएट दोनों वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों जो वर्ल्ड है, यानी हमारा अपना जो वर्ल्ड है, हमारा अपना जो दुनिया है वो भी, और साथ ही साथ जो पृथ्वी है वो भी, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। किस कारण से, फायर के कारण। फायर मतलब डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर, ग्रीडी नेचर के कारण जो है हमारा जो अर्थ है, हमारा अपना जो दुनिया है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, पोएट का मानना है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं। वहीं कुछ लोग क्या कहते हैं, सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, फायर के कारण दुनिया अंत नहीं होगा। किसके कारण से होगा, आइस के कारण होगा। आइस जो है यहाँ पे हेट को सिंबलाइज करता है, हेट्रेड को सिंबलाइज करता है कि दुनिया जो है वो फायर के कारण, यानी कि एक्सट्रीम डिजायर और ग्रीड के कारण खत्म नहीं होगा। किसके कारण से खत्म होगा, हेट्रेड के कारण खत्म होगा। ठीक है, हम लोग आपस में इतने नफरत करते हैं एक दूसरे से कि इसी के कारण जो है वो पूरा दुनिया, दुनिया मतलब दोनों मीनिंग को आपको याद रखना है, एक तो पृथ्वी भी खत्म होगा और साथ ही साथ हम लोग का अपना जो लाइफ है, हम लोग का अपना जो जीवन है, ठीक है, हम लोग का जो अपना पर्सनल दुनिया है, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और देखिए अगले लाइन में पोएट क्या कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट कहते हैं जहां तक मैं डिजायर के बारे में जानता हूँ, जहां तक मैं ग्रीड के बारे में जानता हूँ, अनलिमिटेड डिजायर, जो ह्यूमन का जो नेचर है, मनुष्य का जो नेचर है कि हमेशा उसे जो है वो मतलब कि और भी ज्यादा इच्छा होता है हर एक चीज के बारे में। ठीक है, हर एक चीज को जो है उसको इच्छा है, जितना उसे मिलता है और ज्यादा पाने का कोशिश करता है। तो ये जो डिजायर है, अनलिमिटेड जो डिजायर है, जहां तक मैं अनलिमिटेड डिजायर के बारे में जानता हूँ, तो मैं जो हूँ वो क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि जो लोग फायर के सपोर्ट में है मैं उसके साथ रहूंगा। किसका कहना है, पोएट का कहना है। पोएट का मानना है कि डिजायर से ही दुनिया खत्म होगा। तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या कहा गया है, फर्स्ट स्टेंजा में कहा गया है कि वर्ल्ड जो है वो फायर से खत्म होगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आइस से खत्म होगा। लेकिन जब पोएट अपने बारे में बताते हैं तब पोएट कहते हैं कि मैं डिजायर को जानता हूँ कि डिजायर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज है, और इसके कारण से ही पूरा दुनिया जो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए पोएट यहाँ लिखते हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। उनका कहना है कि मैं उसके साथ खड़ा हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ जो किसको फेवर करते हैं, जो फायर को फेवर करते हैं, यानी कि जो जो डिजायर के सपोर्ट में है कि डिजायर से दुनिया खत्म होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेंजा। देखिए सेकंड स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मींस होता है डाई। ठीक है, पोएट कहते हैं कि देखिए, एक तो फर्स्ट स्टेंजा में हम देखे हैं कि फायर यानी कि डिजायर के कारण दुनिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दुनिया को दोबारा अगर खत्म होना है तो किससे होगा, तो इसमें सेकंड लाइन में वो लिखते हैं कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वो कहते हैं कि मुझे लगता है मैं हेट के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हेट के पास भी वो कैपेबिलिटी है कि जिस प्रकार से डिजायर के पास कैपेबिलिटी है डिस्ट्रैक्शन करने का, उसी तरह से हेट भी पूरी दुनिया को पूरा दुनिया का डिस्ट्रैक्शन कर सकता है। आर यू गेटिंग दैट, यानी कि जो कैपेबिलिटी फायर के पास है, डिजायर के पास है, वही कैपेबिलिटी हेट के पास है, यानी आइस के पास है। ठीक है, यानी कि दोनों को देख रहे हैं, दोनों को जो है वो पोएट जो है बता रहे हैं कि दोनों के पास कैपेबिलिटी है किस चीज का, डिस्ट्रैक्शन करने का। और दोनों जो है वो क्या कर सकता है, डिस्ट्रैक्शन कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज एल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। देखिए सफिस मतलब होता है सफिशियंट। उनका कहना है कि आइस यानी हेट भी, हेट्रेड भी सफिशियंट है पूरी दुनिया में डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, जिस प्रकार से फायर जो है वो डिस्ट्रैक्शन करने के लिए इनफ है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा जो है आप देखे होंगे, फर्स्ट स्टेंजा में क्या है
कि फायर के बारे में बताया गया, जबकि सेकेंड स्टेंजा में पोएट जो है वो आइस के बारे में बताते हैं कि आइस जो है उसके पास भी कैपेबिलिटी है कि वो भी दुनिया को खत्म कर सकता है। और यहाँ आइस जो है किसको सिंबलाइज किया है, हेट को सिंबलाइज किया है, यानी कि हम अपनी पूरी दुनिया को कैसे खत्म करेंगे, नफरत के कारण खत्म करेंगे। हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसीलिए दुनिया जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है किस प्रकार से खत्म हुआ, उसके बाद एक पोएम पब्लिश हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो पोएट वर्ल्ड वार वन से प्रभावित हुए हैं कि दुनिया जो है आपस में लड़ रही है, तो लड़ने का मेन दो कारण क्या होता है, एक तो हेट्रेड नफरत होता है लोगों के बीच, और दूसरा ग्रीड लालच के कारण, कि लालच के कारण लोग आपस में लड़ते हैं। तो यही दो चीजों को जो है वो पोएट अपने इस पोएम में लिखते हैं कि पूरी दुनिया, दुनिया यहाँ पे दो चीजों को सिंबलाइज करता है, मैंने आपको बताया पहले। एक तो दुनिया अर्थ को सिंबलाइज कर रहा है, और दूसरा दुनिया यानी कि हम लोग का अपना जो पर्सनल दुनिया है उसको सिंबलाइज कर रहा है। तो पोएट कहते हैं कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग भी हो जाएगा। किससे, अगर कहीं हम डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर रखते हैं तब। सेल्फ डिस्ट्रक्शन किससे होगा ह्यूमन बीइंग का, तो हेट्रेड के कारण होगा, यानी मनुष्य जाति का नाश जो है, खत्म जो है, किससे होगा, तो हेट्रेड से होगा, और डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर के कारण होगा। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। नाउ कमिंग टू द थीम ऑफ दिस पोएम, देखिए इस पोएम का थीम क्या है कि वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा किससे, फायर से, फायर यानी कि डिजायर से, या फिर आइस से। आइस जो है वो किसको सिंबलाइज किया है, हेट को। तो पोएट का बेसिकली ये कहना है कि वर्ल्ड जो है वो या तो फायर से खत्म हो जाएगा या फिर आइस से खत्म होगा, यानी दोनों के पास इक्वल कैपेसिटी है डिस्ट्रक्शन करने का। दोनों से किस, इससे या फिर उससे किसी से भी दुनिया खत्म हो सकता है। ठीक है, हालांकि पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि वो फायर के साइड है, कि दुनिया जो है वो लोगों का जो एक्सट्रीम जो इच्छा है, लोगों का जो अनंत इच्छा है, इसके कारण से क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगा। जो ग्रीड जो नेचर है उससे खत्म हो जाएगा दुनिया। पोएट का ए साइड है, लेकिन कैपेसिटी दोनों के पास है। अर्थ जो है, जो हमारा जो वर्ल्ड है वो किसी से भी खत्म हो सकता है। ओके, नाउ देखिए, the central idea around which the entire poem revolves is that only love, equality, mutual understanding and sympathy। देखिए क्या कहा गया इसमें, कि पूरा का पूरा जो पोयम है इसी पे बेस्ड है कि अगर हमें दुनिया में शांति बनाए रखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक दूसरे के प्रति लव का भावना रखना होगा, प्यार का भावना रखना होगा, इक्वालिटी का भावना रखना होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का भावना रखना होगा, सिंपैथी यानी कि सहानुभूति का भावना रखना होगा। तभी क्या होगा कि हम लोग जो है उस दुनिया में पीस स्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसे खत्म हो जाएगा, डिजायर के कारण और हेट के कारण खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें अगर दुनिया में शांति बनाए रखना है, अगर हमें अपने वर्ल्ड को बचाए रखना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सिंपैथी की भावना रखना होगा। आर यू गेटिंग दैट, गुड। नाउ कमिंग टू द पोएटिक डिवाइसेस, देखिए पोएटिक डिवाइस कौन कौन से इसमें है, यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देखिए। कि पहला तो है राइम स्कीम। राइम स्कीम में देखिए जो फर्स्ट स्टेंजा है उसका राइम स्कीम क्या है, तो ए बी ए बी, ये हो गया फर्स्ट स्टेंजा का। सेकेंड स्टेंजा का हो गया बी सी बी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये राइमिंग स्कीम है फायर एंड आइस पोएम का। ओके, नाउ सेकेंड जो पोएटिक डिवाइस इसमें है वो है एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब क्या हुआ, कि अगर वोवेल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे हम एजोनेंस बोलेंगे। आप इस लाइन में देखिए कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें ओ साउंड, ओ एक वोवेल है, तो ओ का साउंड देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, होल्ड, दोज, हु, फेवर। सो यहाँ पे देखिए दो तीन बार यहाँ पे जो है वो साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा एजोनेंस हो गया। नाउ कमिंग टू एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ टू क्लोजली प्लेस्ड वर्ड, टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। यहाँ पे देखिए इस, यहाँ पे फेवर फायर, फेवर फायर में क्या है कि एफ जो है वो यहाँ पे भी है और इस वर्ड में भी है, दोनों वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वो एफ है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। इन द सिमिलर वे आप इसमें देखिए कि वर्ल्ड विल, तो वर्ल्ड में डब्ल्यू यहाँ पे है, और दूसरा जो वर्ड है उसमें का भी स्टार्टिंग लेटर क्या है, डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू डब्ल्यू दो बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, दोनों जो वर्ड है वो क्लोजली प्लेस्ड है,
ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया एलिट्रेशन। एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा का मतलब होगा कि अगर दो सेंटेंस है, वो अगर सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट जो लाइन है हमारा वो स्टार्ट होता है सम से, और सेकेंड लाइन जो है फर्स्ट स्टेंजा के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर वो भी सेकेंड स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा में जो सेकेंड लाइन है वो भी इसी वर्ड से स्टार्ट होता है सम से। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। देखिए पहला तो सम से हो गया फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में भी इसी वर्ड से स्टार्ट किया गया है, तो इसीलिए क्या हो गया एनाफोरा। एनाफोरा मतलब क्या होगा कि रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस। ठीक है। मेटाफर, मेटाफर इसमें क्या है कि इसमें जो फायर है उसको किससे कंपेयर किया गया है, डिजायर को कंपेयर किया गया है, एंड आइस जो है वो उसको हेट्रेड, हेट से सिंबलाइज किया गया है, हेट से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे ए मेटाफर है। ओके, देखिए अगला जो पोएटिक डिवाइस है वो है इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन। देखिए अगर हम आपको बात करें फर्स्ट स्टेंजा में, तो आप देखिएगा कि जो थर्ड लाइन है जो कि है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, देखिए इसके बाद जो है वो कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। फिर फोर्थ लाइन जो है फर्स्ट स्टेंजा का, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट से लेकर के हु फेवर फायर, यहाँ पे आपको मिलेगा आपको एक पंक्चुएशन। ठीक है, तो थर्ड लाइन में कोई पंक्चुएशन नहीं, यानी कि कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस जो है कंटिन्यू किया गया है अगले लाइन तक, इसलिए क्या हो गया इंजैम्पमेंट हो गया। इन द सिमिलर वे सेकेंड स्टेंजा में भी जो है आपको इंजैम्पमेंट दिख जाएगा। देखिए सेकेंड लाइन देखिए, सेकेंड स्टेंजा में क्या है कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, इसके बाद कोई पंक्चुएशन नहीं है। फिर थर्ड लाइन क्या है कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई, इसमें भी कोई पंक्चुएशन नहीं है। अगला लाइन क्या है, इज एल्सो ग्रेट, इसमें भी पंक्चुएशन नहीं है। इसके बाद जो लास्ट लाइन है इसमें पंक्चुएशन आपको मिलेगा। तो यानी कि आई थिंक आई नो यहां से लेकर के वुड सफिस, यहाँ पे आपको लास्ट पंक्चुएशन मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस बार बार कंटिन्यू कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंजैम्पमेंट बोलेंगे। ओके, ना अगला क्या है, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब क्या होगा, जस्ट अपोजिट मीनिंग। देखिए फायर और आइस ये दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो पोएट यहाँ पे क्या किया है, दो वर्ड को यूज किया है जिसका दोनों अपोजिट मीनिंग है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस बोलेंगे। पर्सोनिफिकेशन क्या है, इसमें जो है वो फायर एंड आइस, ठीक है, दोनों को जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है, और उसके पास कुछ ऐसा पावर दिया गया है जो कि काफी डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, उसको पोएम में दिखाया गया है कि फायर एंड आइस दोनों के पास किस चीज का कैपेसिटी है, तो डिस्ट्रक्शन करने का कैपेसिटी है। तो फायर और आइस दोनों को जो है वो एक तरह से क्या किया गया, पर्सोनिफाई किया गया है इस पोएम में। ओके, दैट इज फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पोएम अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पोएम को काफी डिटेल में कवर किया है, और मैं इसी तरह से आगे भी क्लास 10 के हर एक चैप्टर को डिटेल में कवर करता रहूंगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।